हेलो एवरीवन, नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी आर नॉट डीलिंग विद यही चैप्टर है, लेक्चर 6 में भी ये हो जाएगा। विजन आयस का 365 इकोनॉमी एग्रीकल्चरल वाला पार्ट देख रहे हैं। तो हमें किसान क्रेडिट कार्ड से शुरू करना है। तो वी आर डीलिंग विद किसान क्रेडिट। देखिए, सुरक्षा वाला हमने पढ़ लिया, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक बार और इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूँ। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ये सब तो हो गया था। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका नाम और दिया गया है, जिसके अंतर्गत आता है सुरक्षा। क्या आता है? सुरक्षा आता है। क्या है ये सुरक्षा? किस चीज़ की सुरक्षा है? फॉर डिस्पर्सिंग सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर। हॉर्टिकल्चर फार्मर को पैसा सब्सिडी देने के लिए, ठीक है। अब देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे नॉर्मल किसान हैं, अनाज बोते हैं, वैसे एनिमल हस्बेंड्री वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाए। फिशरीज डिपार्टमेंट के जो किसान उसान हैं उनको दिया जाए। नेशनल प्रोग्राम बोवीन ब्रीडिंग, तो बोवीडी फैमिली, बोवीन नाम आया है, फैमिली है बोवाइडी, दिस इज़ द फैमिली। और इस फैमिली में काऊ आ जाएंगी, बफेलो हैं, ठीक है, एंड देर ऑल्सो मे बी शीप भी इंक्लूडेड है। तो पूरी बोवीन फैमिली आ जाएगी। तो वो बोवीन, इनका ब्रीड करवाना, ठीक है, इन लोगों का ब्रीड करवाना। और डेयरी डेवलपमेंट, मेनली दूध लिया जाता है काऊ से, बफेलो से। तो मिल्क इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द काऊ का दूध सबसे अच्छा होता है। देन बफेलो एंड ऑल दैट। शीप का भी लोग यूज़ करते हैं, गोट का यूज़ करते हैं, डेंगी वेंगी हो जाता है तो गोट का यूज़ करते हैं एंड ऑल दैट। फिर देन अगली स्कीम अगर देखा जाए तो दिस इज़ पशुधन, पशु का धन जागृति अभियान। जागृति मतलब अवेयरनेस लाना। टू लर्न लेटेस्ट प्रैक्टिस एंड टेक्निक इन एनिमल हस्बेंड्री में जो नई नई टेक्निक आई है उसको सीखा जाए। अब इस टेक्निक से क्या होगा, आपकी मेहनत एफर्ट कम हो जाएगा, प्लस आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। मशीन का जो काम होता है वही यही सब काम है। टेक्नोलॉजी एक तरह की मशीन है, ठीक है, मशीन ही तो है। टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, नया नया इनोवेशन, उससे क्या आता है, काम को आसान करता है, आउटपुट निकलेगा, आपको आसानी हो जाएगी। देन ऑल थिंग्स। तो पशुधन जागृति, जागृति में भी अवेयर लाना लोगों में। पशुधन मतलब कि पशु के अंदर जो दूध है तो है, ठीक है, वो तो धन है ना, तो पशु का वो धन हो गया। तब उसमें उसको आपको कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, सस्टेनेबल वे में, एफिशिएंट वे में, ठीक है, वो सारी चीज़ें। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमने देखा। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये पैसा वैसा देगा, ठीक है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है। तो एंटरप्रेन्योरशिप और ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। किस चीज़ के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन? ये सब आंसर में आप कोड कर दीजिएगा, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में एनएलएम में क्या आ जाएगा? एंटरप्रेन्योरशिप पे और ब्रीड इंप्रूवमेंट पे। फिर नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है, वन नेशन वन पास, टू फैसिलिटेट द सीमलेस ट्रांजिट ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर माइनर प्रोड्यूस। तो एक नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम बनाया गया था। आइए देखते हैं नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। देखिए हुआ क्या था, दिस प्लान wants to make getting permits for moving wood, bamboo and other forest thing quicker। कैसे? क्विकली गिविंग आउट परमिट्स विदाउट हैविंग टू गो इन पर्सन, पहले तो ऑफिस में ना जाना पड़े, ऑनलाइन हो जाए। मोर एवर द आइडिया प्रोपोजेज वन लाइसेंस फॉर ऑल कंट्रीज टू मेक थिंग ईजियर, ठीक। अब मोबाइल ऐप यूज़ किया जाएगा ताकि आप स्टेट बॉर्डर क्रॉस करोगे तो मोबाइल ऐप के थ्रू लाइसेंस वाइसेंस दिखा दोगे। द एम इज टू मेक ईजियर फॉर फार्मर्स, ये जो शीपर्स हैं, ताकि परमिट मिल सके। ऑन दे पास थ्रू फॉरेस्ट के खूब चेक पॉइंट्स होते हैं भाई, फॉरेस्ट वाले, आप फॉरेस्ट सर्विस अप्लाई करोगे तो आपके अंदर रेंजर वेंजर होंगे, सब चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये आसानी से आप लाइसेंस दिखा सकते हैं, जिससे टाइम बचेगा और पैसा भी बचेगा। प्लस मेक बिजनेस इन दैट एरिया ईजियर, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक तरह का बहुत अच्छा वो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगा। गुड इफेक्ट विद वेल वर्थ इकोसिस्टम, इससे होगा फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी और ग्रोथ होगा। एंड इनकरेज ग्रोइंग ट्रीज अंडर फार्म्स, ये सारी चीज़ें हैं। इशुएंस ऑफ ट्रांजिट पास बनता है और दे कीप ट्रैक ऑफ द परमिट्स भी होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर बैम्बू विद इन एनी स्टेट, जो है ट्रैकिंग भी होगी कि भाई कहाँ कहाँ से किधर। तो एक डेटा मिल गया, तो डेटा कहाँ का मिल गया, ठीक है, कि बैम्बू कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, ठीक है, ये सब है। ये बहुत प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन लैंड्स एंड डिपोट्स के लिए ये सब सारी चीज़ें। आइए देखा जाए, ये सब तो नेशनल ट्रांजिट सिस्टम, वन नेशन वन पास्ट, जैसे बैम्बू के लिए था तो यहाँ बैम्बू वाला आ गया, तो पर इंक्लूड क्यों किया इसमें, चलिए ठीक है। आइए आगे देखा जाए, कंस्ट्रेंट्स क्या है, यूज़ ऑफ। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ गए भैया? पहला था आउटडेटेड और इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ये प्रोडक्टिविटी इससे कम हो रही है, ठीक है। पुराना ट्रेडिशनल मेथड, देखिए बहुत कुछ अच्छे भी होते हैं, हम लोग तो ट्रेडिशनल की तरफ जा रहे हैं ना, आयुर्वेद की तरफ तो जा रहे हैं ना हम लोग ट्रेडिशनल, पर ये मेडिसिन का केस है, ठीक है। मेडिसिन में इलाज है, बहुत अच्छा भी होता है, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, पर देखिए हर चीज़ के लिए ट्रेडिशनल अच्छा नहीं था, आउटडेटेड और इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाई ब्रीड, महंगी आती है, लोग खरीद नहीं पाते। फार्म इक्विपमेंट, छोटे छोटे किसान हैं, कहाँ से यार उनको इक्विपमेंट, थोड़े से आउटपुट, जितना तो इनका मुनाफा नहीं होगा, जितना तो प्रॉफिट नहीं होगा, उससे ज़्यादा कि तो इक्विपमेंट आ जाएंगे, तो कहाँ से करेंगे? तो कुछ तो सरकार, गवर्नमेंट कुछ बूस्ट तो देगी। अगर गवर्नमेंट बूस्ट कुछ देगी तो हो सकता है, ठीक है, सब्सिडी के फॉर्म में एंड ऑल दैट। दिस ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई,
ऑफ स्किल्स, तो एग्रीकल्चर में डिमांड क्या है, गैप है उसके में, किस चीज़ की डिमांड है और सप्लाई, स्किल्स की सप्लाई की ज़रूरत जो है, गैप आ गया एग्रीकल्चरल में, हिंडरिंग डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता, ठीक। सो देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई गैप, ठीक है। स्किल्स में भाई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको कैसा चलाना है, ठीक है, और आपको थोड़ा प्रो बनना पड़ेगा। जैसे नए गैजेट्स आ रहे हैं, बच्चे आजकल यूज़ करते हैं, तो वैसे भी एग्रीकल्चरल में कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो कौन कौन से स्किल्स, क्या कुछ अनाज बोने के लिए या जैसे स्किल चाहिए, जैसे आपको मछली पालन चाहिए तो उसके लिए फ़िशरीज़ में अलग स्किल चाहिए, तो फ़िशरीज़ आपको ग्रो करना है। पर्ल कल्चर हो गया, ये अलग आप में वो चाहिए। फ़िशरीज़ में हनी बी में अगर आप हनी बी का कल्चरिंग करा रहे हो, एपी कल्चर होता है ना, एपी कल्चर हनी वनी के लिए, उसमें अलग वो चाहिए। तो ओवरऑल जो फ़िशरीज़ है, पॉन्ड्स वॉन्ड्स में नहीं, ठीक है, मछली पालन लोग करते हैं, ठीक है, या और मुर्गी पालन करते हैं, ये सब चाह रही है, जैसे मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो इस सब में स्किल डिफरेंशिएट चाहिए, तो उसमें गैप और टेक्नोलॉजी में भी सब ये सारी चीज़ें हैं। फार्म लोग खोल के बैठ जाते हैं नहीं, और उसे पता नहीं दवा कौन सी डालनी है, क्या क्या डालना है, जानवर मर जाता है, फिर उसमें कोई मतलब क्या नाम है, जैसे अंडा देती है मुर्गी, तो उसमें ज़्यादा इंजेक्शन डाल दिया या उससे बीमारी लग गई, अनाज में कितना क्या पड़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें। ह्यूज गैप एग्जिस्ट बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ स्किल इन एग्रीकल्चर, और ये सब तो हो गया। देन एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन नहीं है, कैपिटल पैसा भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लिमिटेड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए हम लोग कई बार जो होता है पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि इतना साल टाइम लगा करके आपने इस फील्ड में कुछ बोया होया है, इसको उपजाऊ बनाया है, ठीक है, पानी वानी हुई, बरसात हुई, और ये पेड़ पौधा निकल आया, लोकस्ट अटैक से भी मान लो बच गया। ये सब होने के बाद जब उपजाऊ हुआ, तो आपने इसको पास स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर स्टोर हाउस नहीं है। अगर आप स्टोर हाउस होगा तो प्रॉपर इसका स्टोरेज हो जाएगा, तो अनाज ख़राब नहीं, मतलब 7 महीना 6 महीना टाइम लगा करके आपने बनाया, और प्रॉपर स्टोर ना करने से 5 दिन 10 दिन 20 दिन में चीज़ अगर ख़राब हो गई, स्पेशली द पेरिशेबल्स, तो ये सब ख़राब हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है, इनको इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। किस पे? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस पे फोकस किया जाता है। देन देर इज़ low scale is a serious constraint on the adoption of improved practices in all the allied activities, ठीक है। तो लो स्केल पे होता है, तो ये भी कंस्टेंट है, कैसे आप इम्प्रूव प्रैक्टिस अडॉप्ट करोगे, ठीक। उसके बाद आइए देखिए एक एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के बारे में देखते हैं। क्या है एन एग्रीकल्चर वैल्यू चेन? क्या है? इट इनकम्पासेस ऑल द स्टेप्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग अ रॉ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फार्म से फाइनल कंज्यूमर। तो ये फार्म हो गया, ठीक है। अब ये फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचना है, ये फाइनल कंज्यूमर हो गया, ये फार्म हो गया। तो इन दोनों की, इन बीच में जितना भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, यहाँ जो भी स्टेप्स लगेंगे, जो भी प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोर करना है, ऑल दैट, ये सब एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में आ जाएगा। जिसमें प्रोडक्शन हो गया, प्रोसेस कर रहे हो, अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस चिप्स उप्स बना के भेजे तो प्रोसेसिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट करना, उसको मार्केट करना, ठीक है, फिर कंज्यूम करेगा, ये तो सारा जो है एग्रीकल्चर वैल्यू चेन में आ जाता है। तो मैंने पहले ही से बता दिया आपको। चलिए वे फॉरवर्ड क्या? मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर वैल्यू चेन। तो आप मॉडर्नाइज करिए, किसको? स्ट्रेंथन करिए वैल्यू चेन को, अक्रॉस अलाइड सेक्टर में भी वैल्यू चेन स्ट्रांग हो, ठीक। ये वैल्यू चेन हम लोग देख लिए। इंश्योर सोशल फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फार्मर को भैया सिक्योरिटी, इकोनॉमिक हो, पैसा वैसा भैया लगा रहा है, टेक्नोलॉजी में खर्च कर रहा है, भैया आउटपुट है, फिजिकल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी भी हो, ठीक। फॉर फार्मर्स इंगेज्ड इन अलाइड सेक्टर, तो किसानों को भी सोशल सिक्योरिटी मिले। सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब? सोशल सिक्योरिटी में इंश्योरेंस कवरेज हो, किसान का इंश्योरेंस है, क्रॉप का नहीं है, एक किसान है, इसका इंश्योरेंस कवरेज हो, और इस किसान को क्या मिले? इसको मैटरनिटी बेनिफिट मिले, हेल्थ और बेनिफिट, अगर फीमेल है किसान एग्रीकल्चर तो उसको हेल्थ बेनिफिट मिले, या मेल भी हो तो उसको मैटरनल बेनिफिट मिले। क्या मिले? मैटरनल बेनिफिट मिले। और क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए? प्रोविडेंट फंड इन लोग को भी दिया जाए, पीएफ यूएफ, पेंशन दिया जाए ओल्ड एज फार्मर्स को, पेंशन टू ओल्ड एज फार्मर, तो ये सारी ओल्ड फार्मर्स के लिए पेंशन में, तो ये सारी चीज़ें हैं सब बेनिफिट। फिर कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम में देखा जाए क्या है? Convergence of scheme in different allied sectors such as fisheries and capacity building farmers and fish breeding. So there should be convergence of scheme such as fishery sector, capacity building of farmer and fish breeders, ठीक है। सो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम मतलब जैसे अलाइड सेक्टर में फिशरी सेक्टर के से रिलेटेड जो भी स्कीम्स आ रही हैं, ठीक है, वो ये एक पॉइंट पे फिशरी सेक्टर पे कन्वर्ज कर जा रही, भले इनका पाथ अलग अलग है। ये मान लो मे भी कोई और डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मान लो इसकी कोई स्कीम आ गई, वो कोई और डिपार्टमेंट देख रहा है, ठीक है, मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख रहा है, कोई इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या जियो टैगिंग हो गई, फिर तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से, पर ज़्यादातर एक ही डिपार्टमेंट देख लेता है, पर कई डिपार्टमेंट्स अलग भी हो जाते हैं। जो पर्टिकुलर स्कीम एक डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल होता है, साइंस एंड टेक वाला, और भी चीज़ें, तो उनका सारा आपस में कोऑर्डिनेशन हो डिपार्टमेंट्स का, ठीक है, और एक तरह तो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम हो और कोहेरेंस हो, ठीक। चलिए आइए
और यहाँ पे देखिए कैपेसिटी बढ़ाया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई है। किसकी कैपेसिटी बढ़ाना है? फार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ाना है। देन इंकरेजिंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप, जो भी हाई वैल्यू क्रॉप उनको डाइवर्सिफाई कियो, एंड इन्हांस्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो इनकरेज द डाइवर्सिफिकेशन टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप्स में वो क्रॉप्स हो जाएंगे जिससे फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। फार्मर की इनकम जिससे बढ़ जाए वो हाई वैल्यू क्रॉप हो गया। अब उसमें हाई वैल्यू क्रॉप में क्या आ जाएगा? हाई वैल्यू क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप आ जाएंगे भैया? हाई वैल्यू क्रॉप में मान लो फ्रूट्स आ गए, कुछ ऐसे फ्रूट्स है जैसे फ्लावर्स आ गए, ठीक है, या कोई मेडिसिनल हर्ब है, मेडिसिनल हर्ब, इसको ग्रो करने की वजह से इनकी आय बढ़ गई, ठीक है, और इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कोई मेडिसिनल हर्ब हो गया या शुगर केन हो गया, तो एक हाई वैल्यू क्रॉप के लिए, हालांकि वाटर इंटेंसिव है, तो हाई वैल्यू क्रॉप के लिए डाइवर्सिटी, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से, अच्छा हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जाओ, और क्या डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग क्रॉप ग्रो करने से क्या होगा? एक नहीं ग्रो करो, अलग अलग क्रॉप ग्रो करेंगे हाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से। इससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। क्या होगी? सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, किससे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से पेस्ट डिजीज़ जो है ये भी कम हो जाता है। तो पेस्ट लगते हैं या डिजीज़ होते हैं, तो इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, रिस्क ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, ठीक है। तो इससे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। देन ये सारी चीज़ें इससे क्रॉप से रिलेटेड है। एक मिनट, चलिए आइए आगे थे। स्मार्ट हॉर्टिकल्चर की बात की गई। स्मार्ट हॉर्टिकल्चर क्या है? स्मार्ट टेक्निक यूज़ किया, जैसे हाई डेंसिटी प्लांटेशन। क्या टेक्निक यूज़ की जाएगी? हाई डेंसिटी, एक मिनट, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, ठीक है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाए। वेजिटेबल में रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, ठीक है। रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी में क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी, देखिए रूट स्टॉक, इसमें यहाँ पे ग्राफ्ट लगा दिया गया, ये ऊपर वाले पार्ट को साइन कहा जाता है, ये ग्राफ्ट लगा दिया तो ये हाइब्रिड हो गया, ठीक है। ये रूट का स्टॉक है, ठीक है। तो ये हो गया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ठीक है, हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए, हाई डेंसिटी प्लांटेशन मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड पे पास प्लांट रखा जाए, डेंसिटी ज़्यादा हो, पेड़ पौधे कम ज़मीन लेकर के पेड़ पौधे ज़्यादा उपजाए जाएँ, देन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ हो, ये सब है। मार्केट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जहाँ लेसर फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है तो उसकी मार्केट को बढ़ाया जाए, किसकी? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की। ब्रीड इंडिजिनस कैटल, तो इंडिजिनस कैटल जो होती है ज़्यादा रेजिस्टेंस माना जाता है, तो इंडिजिनस कैटल को ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसका कम पड़ेगा इस पर, एंड रेजिस्टेंस भी होगा। तो इंडिजिनस कैटल जहाँ पे जो पहले से चला आ रहा है उस पर, वाइल्ड स्पेसीज़ पे। देन रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट देखिए हर बार जगह पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की बात किया जाता है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी, इन्वेस्टर को भी इन्वॉल्व कर लो भाई साहब, आओ शुरू में प्राइवेट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योरशिप इन द प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में भी एंटरप्रेन्योरशिप हो, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग का तो मार्केट बहुत डेवलप कर रहा है, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ तो फूड प्रोसेसिंग इंडिया से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जापान का और जगह का। चलिए आइए अब इनलैंड फिशरी की बात देखा जाए। इनलैंड फिशरी क्या है? अब इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइना को टू बिकम लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ इनलैंड कैप्चर ऑफ वाटर फिशरी। देखिए मछली जो पालते हैं ना लेक्स में, ठीक है, पॉन्ड्स में, तो वही इनलैंड वाली हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कैप्चर वाटर फिशरी, देयर बाई इमर्जिंग एज वन ऑफ द 3 टॉप फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक। फिर इनलैंड फिशरी रिफर्स टू हार्वेस्ट करना, मैनेज करना और कंजर्व करना फिशेस को, जनरली इन फ्रेश वाटर जैसे रिवर्स, लेक्स, ठीक है, रिजर्वायर्स में, पॉन्ड्स में। इनलैंड जो फिश प्रोडक्शन है हमारा 9 साल में, पिछले 9 साल में काफ़ी बढ़ गया है, ये डबल हो गया है पिछले 9 साल में, 131 लाख टन। अब बेनिफिट क्या है देख लो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी, फूड सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है हेल्थ के लिए, ठीक है। ओमेगा 3 से फैटी एसिड से तो बताते हैं एजिंग भी कम हो जाती है, विटामिन डी है, होल कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी, अब ये जैसे सन रेज पड़ती हैं स्किन पे, ठीक है, तो जैसे ही रेज पड़ी तो उससे रिएक्शंस होता है बॉडी में और जिससे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, एंड विटामिन डी इज़ ऑल्सो अ हार्मोन, तो ये एक हार्मोन भी होता है, ठीक। देन इट इज़ लाइट इंड्यूस्ड रिएक्शन, लाइट पड़ रही ना। देन रिच इन प्रोटीन। चलिए आइए इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखा जाए।
जैसे एम्प्लॉयमेंट, भाई इकोनॉमिक बेनिफिट तो होएगा ही भाई, पैसा वैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, मछली पालन कर रहे हो आप, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, डाइवर्स सप्लाई चेन होगी। भाई सिर्फ सारा अनाज और फूड ग्रेन पे सारा इंडिया का वो तो फूड ग्रेन पे चला जा रहा है, तो कोई मछली पालन भी करे, ये सब भी करे, ठीक है। एक्सपोर्ट हो प्रोसेस प्रोडक्ट का, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज होगा। अब मछली को प्रोसेस करिए आप, जो मछली आप पैदा करिए वहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डाल दीजिए एक बगल में, या प्रोसेसिंग कराइए उसकी, फिर आप उसको एक्सपोर्ट करिए, तो फॉरेन एक्सचेंज में बहुत पैसा आएगा। तो देखिए सबके लिए पैसा चाहिए होता है, देखिए मिनिमम पैसा चाहिए होगा, पर परमिशन लाइसेंस ये सब चाहिए होता है। एनवायरमेंटल देखिए, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड इकोसिस्टम, ठीक है, बाई कंट्रोल इन्वेसिव स्पीसीज कंट्रोल होगी, बायोडाइवर्सिटी इनरिच होगी, बायो रेमिडिएशन हेल्प्स इन हैबिटेट रिस्टोरेशन होगा, बायो रेमिडिएशन, ठीक है, एंड रिड्यूसेस लाइक्लीहुड ऑफ टॉक्सिक अल्गल ब्लूम्स, तो टॉक्सिक अल्गल ब्लूम्स नहीं बनेंगे, ठीक है, बायो रेमिडिएशन, ठीक है। बायो रेमिडिएशन में क्या करते हैं, माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ब्रेक डाउन क्या, पॉल्यूटेंट, कोई भी पॉल्यूटेंट है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, जहाँ भी वो पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, दैट्स द बायो रेमिडिएशन। तो मेनली माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है, बायोटेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई है बायो रेमिडिएशन में, ठीक है। ऐसे कोई थ्रेड भी नहीं है, इट्स इको फ्रेंडली और एफिशिएंट अल्टरनेटिव कन्वेंशनल मेथड। चलिए आइए आगे देखा जाए। फिर ट्राइबल ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की अगर बात किया जाए, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ द कम्युनिटी एंड द स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज कंट्रीब्यूट टू कल्चरल हेरिटेज आपका स्ट्रॉन्ग होगा अगर आप, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज रखेंगे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। टेक्नोलॉजी की भी बात की जा रही है, पर जहाँ पे कल्चरल टाइज और ट्रेडिशनल की ज़रूरत है वहाँ वो। चलिए चैलेंजेस देखा जाए एसोसिएट विद इनलैंड फिशरी से क्या, स्लो अडॉप्शन टू कटिंग इट। देखिए टेक्नोलॉजी में अडॉप्शन इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि पास हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है, हमारे पास इन्फो नहीं है। किसान के पास कर लो, अगर ये फार्मर है, फार्मर के पास डेटा नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, फार्मर टेकी नहीं है, ठीक है, थोड़ा प्रो नहीं है, और भी फार्मर को स्कीम्स की अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, फार्मर्स के पास सब्सिडी कम आ रही है, या फार्मर के पास क्रेडिट नहीं है, तो गरीब फार्मर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और टेक्नोलॉजी भी नहीं है। वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस तो अडॉप्ट करें एज सच एज वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। भैया पानी बहुत बर्बाद होता है, वाटर बहुत ज़्यादा खर्च होता है, तो वाटर एफिशिएंट सिस्टम ऐसा यूज़ किया जाए, पानी कम खर्च हो। रेन वाटर हार्वेस्ट कर लो यार, रेन वाटर हार्वेस्ट कर लो, या जो वाटर यूज़ किया उसको रीयूज़ कर लो यार, फिर से उसको प्यूरिफिकेशन, सरकार को चाहिए एक प्यूरिफिकेशन फ़िल्टर लगवा दी जिसमें एकदम गंदा पानी साफ़ हो जाए, ताकि ये रीयूज़ होता रहे बार बार, नाले वाले में ना जाए यार। पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत आने वाले समय में पानी की कमी होने वाली है। तो इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात किया जाए, लाइक लैक ऑफ टाइमली क्रेडिट, पैसा ऐसा नहीं मिला टाइम पे, प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, इनएडुकेट प्राइस डिस्कवरी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज आ गया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, जैसे कोई कोल्ड चेन फैसिलिटी नहीं है, जहाँ स्टोर किया जाए, कोल्ड चेन फैसिलिटी। अब ये कोल्ड चेन फैसिलिटी में क्या, कोल्ड क्यों क्या है, टेम्परेचर यहाँ रेगुलेट किया जाता है, टेम्परेचर रेगुलेटेड होता है, ज़्यादातर कम रखा जाता है टेम्परेचर, ऑलवेज लो, क्योंकि चीज़ें ख़राब नहीं है, क्योंकि भाई टेम्परेचर कम रहेगा तो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होंगी, तो चीज़ें ख़राब नहीं होगी, बैक्टीरिया नहीं लगेगा, जो भी फंगस। तो देखिए लो टेम्परेचर इसलिए रखा जाए, तो टेम्परेचर रेगुलेटेड होता है कोई भी जैसे सी फूड के लिए, मीट के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए। अब मछली वछली है, ख़राब सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है, कोई भी मीट है, ठीक है, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाए, तो ये सारी चीज़ों के लिए। डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी भी दूध सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, फ्रिज में लोग डाल दो तो सही रहता, तो कोल्ड चेन फैसिलिटी की ज़रूरत है। देन इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं भाई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फिश स्टॉक का ओवर एक्सप्लॉयटेशन और डिप्लीटेशन, इतना ज़्यादा मछली मत मारो कि उसकी कमी हो जाए, स्पेसीज ही ना रिकवर कर पाओ। चलिए अब आपको मेजर्स दिखाते हैं क्या क्या लेना है। मेजर्स टेकन, चलिए एक बार हम चेक कर लें कितना टाइम हुआ, क्योंकि मेरा अपलोडिंग प्रॉब्लम होती है थोड़ा, तो मैं 30-35 मिनट से ऊपर नहीं ज़्यादा जा सकता। चलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अगर बात किया जाए, फॉर किस लिए, डेवलपिंग एक्वा कल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, किसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वा कल्चर का, कोल्ड चेन बनाना, फिश टूरिज़म क्या है भाई साहब, फिशिंग टूरिज़म क्या है, कुछ नहीं, मैरीटाइम टूरिज़म है। तो वो लोग जाते हैं घूमने घामने जाते हैं, मछली को देखने जाते हैं, जो मछुआरे नहीं हैं, जो जिनको फिश से रिलेटेड नहीं काम करते हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल विद द फिश, बट दे आर इंजॉइंग इट, और रिसर्च के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, तो समृद्धि देना, समृद्धि सह योजना है प्रधानमंत्री जी की, मत्स्य किसान, मछली का किसान, मछुआरा, समृद्धि सह योजना, ठीक है। आइए इसमें क्या है, इसमें फॉर्मलाइजेशन होगा, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। भैया इनको पैसा चाहिए, जैसे किसान को, आम किसान को, अनाज वाले किसान को पैसा चाहिए होता है जो मिट्टी विट्टी में बोता है, वैसे इनको भी पैसा वैसा चाहिए, तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मिल जाए इनको। फॉर्मलाइज होगा, क्योंकि इनफॉर्मल न ले, बैंक से लोन ले, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन ले, या फॉर्मलाइज जो कि सिस्टम का पार्ट है वो इंस्टीट्यूशन, उससे लोन ले। अब भाई इनफॉर्मल लोन लेगा तो उसको एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस ज़्यादा है, ऐसे थोड़ा रिड्यूस हो सकता है ना, मनी लेंडर वेंडर हो गया इनफॉर्मल ये सब। फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू एमएसएमईज, तो किसान को भी मिले, एमएसएमई को भी मिले, तो यहाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एमएसएमई आ गया। देन मीडियम स्मॉल माइक्रो एमएसएमईज हो गए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इनको मिले।
अच्छा, इंसेंटिव देना, किस बात का इंसेंटिव यहाँ पे देने की बात करिए? प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, तो इंसेंटिवाइजिंग एडॉप्शन ऑफ आप प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी। अब ऐसा नहीं है मछली खराब हो गई, सड़ गई, दही, तभी तो कोल्ड स्टोरेज की बात करी जाए, और कहीं इन्फेक्टेड तो नहीं है मछली वछली, बीमारी उमारी तो नहीं है, सेफ्टी की बात की जाए, क्वालिटी के एश्योरेंस की बात की जाए। अब ये मत्स्य संपदा में समृद्धि मत्स्य संपदा योजना एक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा कोल्ड स्टोर, और मत्स्य किसान समृद्धि, किसान की समृद्धि की इसमें प्रोडक्ट सेफ्टी हो, क्वालिटी एश्योरेंस दे, और ये सपोर्ट करेगा 6.4 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज और 5,500। देखिए कुछ फिशरीज़ भी कोऑपरेटिव सेक्टर है, उनको भी डेवलप किया जाएगा, जिसमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वेडिट मिल जाएगा। ठीक है, किसान समृद्धि, तो ये आप याद रखिएगा। प्रधानमंत्री, मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऐसे, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चलिए अब आइए, नेशनल जेनेटिक इंप्रूवमेंट फैसिलिटी। जेनेटिक क्या है? ब्रीड श्रिम्प बड़ा लोग खाते वाते, बाहर तो बहुत खाते हैं भाई, इंडिया में भी खाने लगे। ब्रीड किया जाए और रिड्यूस है, सिंगल स्पीसीज की बजाय एक्सटिंक्ट हो जाएगा यार, मिलेगा नहीं, थ्रेटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है डाइवर्सिफाई करो इसको। नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड क्या है? देखिए नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये 2006 में गठन हुआ था, एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। क्या था ये? ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन था, और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी के डिपार्टमेंट में आता था। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री वाला जो डिपार्टमेंट है इसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये क्या करना है, इसका काम क्या? फिश प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फिशरीज़ को कोऑर्डिनेट करना, और इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक मैनर में। ठीक है, और एक्वा कल्चर हो, कल्चर बेस्ड फिशरी हो, कोस्टल एक्वा कल्चर भी डेवलप करा जाए, मैरी कल्चर डेवलप किया जाए, सी वीड कल्टिवेशन, और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ग्लोबल मार्केट में लिंक करना, फार्मर्स की आय बढ़वाना, एंड और सारी चीज़ें नेशनल फिशरीज़ डेवलपमेंट बोर्ड का काम है ये सारा। ठीक है, और ये 2006 में गठन हुआ। फिर इसके बाद है नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिजीज़। ये एक्वा कल्चर का ये भी सर्विलांस करेगा, और क्या है? एक्वाटिक एनिमल डिजीज़ से रिलेटेड है। किससे? एक्वाटिक एनिमल डिजीज़ से रिलेटेड। देन फिशरी एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, FIDF है, तो FIDF का गठन किया गया, जिसमें कंसेशनल फाइनेंस पैसा दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी बनाई जाएगी। तो FIDF याद कीजिए, जैसे AIDF है वैसे FIDF, फिशरीज एक्वास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। वे फॉरवर्ड देख लीजिए, अडॉप्शन ऑफ नई नई टेक्नोलॉजी लीजिए, एज बिग डेटा एंड IoT बेस्ड सप्लाई चेन। तो डेटा के लिए देखो, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आप यूज़ करिए एज बिग डेटा एंड IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सप्लाई चेन सिस्टम। इससे लॉस कम होगा, ट्रेसेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये कई सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो बिग डेटा और IoT क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग। जैसे आप वेब नेटवर्क है, ये इंटरनेट है। अब आप पहले इंटरनेट को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों से आप कनेक्ट कर दिए। अब अगर आप अप्लायंसेस से कनेक्ट करने लगे, अप्लायंसेस से, जैसे टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर होता है, टीवी कर दिया, या और कोई क्या नाम है, अलार्म, ये सारी चीज़ों से अगर आपने लिंक कर दिया, तो अप्लायंसेस से लिंक कर देना, दैट इज़ IoT। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मैसेज आपको मोबाइल पे ऐप रहेगा, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप, ये घर है आपका, आप घर से निकले बाहर, ये रास्ते में आप जा रहे हो, आपकी बढ़िया सी गाड़ी है, नीली बत्ती लगी हुई है। ठीक है, अभी आप घर से निकले, अब आपको याद आया कि आपने AC ऑन कर रखा है, या AC ऑन कर रखा है, आपने मोबाइल पे उठाया, मोबाइल पे चेक किया, AC बंद कर दिए यहीं से, बस यही वाला चीज़ है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके अब ये सब जो डेटा होता है ना, पूरा अप्लायंस वाले सब, और फिर आप यहाँ से बंद के क्लाउड पे स्टोरेज होता है, क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, तो यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग वाला शायद इसी से रिलेटेड है, तो क्लाउड वाले में स्टोर हो जाता है। और ये सब यहाँ देखिए सेंसर होता है, जैसे आप सेंसर यूज़ हो रहा है, सेंसर्स आजकल यूज़ हो रहे हैं, सेंसर। ठीक, कमरे में घुसे आप, घर में घुसा ये इंसान, लाइट जल गई, अलार्म ऑन, लाइट जल गई अपने आप, और पंखा चलने लगी, AC चलने लगी, तो सेंसर, तो ये सब इसमें चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ की ओर सप्लाई चेन में क्यों लिखा हुआ है? अब यहाँ से आपको सप्लाई करना है, लॉजिस्टिक। ठीक है, यहाँ आप स्टोर हाउस है आपका। ठीक है, यहाँ आया सामान, फिर यहाँ लदाया सामान गाड़ी के ऊपर, ये बड़ी सी गाड़ी है, तो ये स्टोर हाउस, यहाँ मान लो मैन्युफैक्चरिंग हुई, फिर आप स्टोर हाउस में ले आए, तो ये पूरा जो मैनेजमेंट करेगा। फिर एक गाड़ी में आपने यहाँ पे लाद दिया। ठीक, अभी गाड़ी से ले जाए, और क्रेन आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, एक मान लो एक ये क्रेन वाली मशीन, ये क्रेन है, ऐसे ही मैंने बना दिया, आप क्रेन यूज़ कर रहे हो। ठीक, ये क्रेन हो गया, अब ये उठा के सामान लाद रहा है, तो ये गाड़ी जा रही है, इसको आप ट्रैक कर रहे हो। तो ये सारा IoT से आप कंट्रोल कर सकते हो आसानी से। ठीक है, मैनेजमेंट पूरा आप कर सकते हो, तो आसानी। तो ये फिशरी सेक्टर के लिए लगा दिया, तो बस वही देखिए सब में होता, सप्लाई चेन में, जब फिशरी में लगा दिया तो उसमें आसानी आ जाएगी, ट्रैक व्रैक करने में सब आसानी रहेगी। ठीक है,
5-6 मिनट का और लेक्चर लेंगे। वे फॉरवर्ड फूड प्रोसेसिंग नेक्स्ट लेक्चर्स करेंगे तो और डिटेलिंग हो जाएगा। तो वे फॉरवर्ड क्या भाई, आप अडॉप्ट करो इमर्जिंग नई नई टेक्नोलॉजी करो, जैसे IoT, ये सब सारी। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, फ्रॉम फिशरमैन टू बोट ओनर एंड द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप कंसल्ट करिए, बोट ओनर से कंसल्ट करिए जो मछली मार के ले आते हैं, देन फिशरमैन से कंसल्ट करिए, और जिसकी बोट पे फिशरमैन है उससे करिए, एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, सारी चीज़ों पे ध्यान दें। फिर अडॉप्शन ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरी फॉर सस्टेनेबल। भाई सस्टेनेबल फिश फार्मिंग के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फिशरी कोड ऑफ कंडक्ट निकाला गया रिस्पॉन्सिबल फिशरी के लिए, इसको आप कंसल्ट करिए और अडॉप्ट करिए FAO का, किसका, फॉर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। देन यू हैव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPPOs, फिश का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्टिवाइजेशन करेगा फिश फार्मर्स का, एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म का काम करेगा, प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी का मार्केट लिंक कराएगा। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल काम करता है वो फिश वाला कर देगा, बस वही चीज़ है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, देखिए मेरे पुराना लेक्चर देखिए FPO समझाया है मैंने, ठीक है, तो वो मैं डिटेल नहीं बताऊँगा। तो यहाँ FPOs हो गया। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फूड पार्क डेवलप करिए, कोल्ड स्टोरेज यूनिट बनाना ज़रूरी है, चिलर बॉक्स, आइस फैक्ट्री, ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, करना पड़ेगा आपको। तो लेट्स सी, देखें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे या तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हाँ, तो ये कम से कम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो नेक्स्ट ही लेक्चर से हो पाएगा, क्योंकि मैं आई कांट गो बियॉन्ड 35 मिनट्स। तो बहुत अभी काफ़ी टॉपिक्स बचे हुए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, तो चाहें तो फूड इंडस्ट्री तो ये डिटेलिंग में देखना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। थैंक यू।